चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक बिल्कुल सुनसान और बंजर जमीन को, जहां का आसमान नारंगी रंग का हो चुका है। एक वक्त था जब दुनिया ये मानने लगी थी कि साइलेंट नाइट नाम के दुश्मन हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट, जो उन दुश्मनों के खिलाफ सामने से लड़ने वाली सबसे महान ताकत थी। पर अब वो सेक्ट खुद बर्बाद और खत्म कर दी गई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए और ये बहाना बनाकर कि साइलेंट नाइट अचानक वापस आ सकती है, सेंट्रल हेवनली अलायंस ने अपने किराए के सैनिक यानी मर्सिनरीज को इस इलाके में भेज दिया था। लेकिन जैसे ही हम इन सैनिकों को खंडर बन चुके और टूटे हुए सेक्ट के दरवाजे पर आते हुए देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उनका यहाँ आने का असली मकसद बिल्कुल अलग था। उनका काम किसी दुश्मन को रोकना नहीं था, बल्कि किसी खास इंसान पर नजर रखना था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के पिछले लीडर का आखिरी खून, उनका 16 साल का बेटा जिन मू वॉन था। पिछले गार्ड्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से जिन मू वॉन के पिता ने बचपन से ही उसे सिर्फ किताबें पढ़ने की इजाज़त दी थी, इसलिए उसके पास मार्शल आर्ट्स का कोई ज्ञान नहीं था। ऊपर से इस जगह की सारी मार्शल आर्ट्स की किताबें, टेक्निक्स और स्क्रोल्स सेंट्रल हेवनली अलायंस और ग्रेट फोर ऑफ द नॉर्दर्न हेवंस ने पहले ही छीन ली थी। यहां 1 साल तक अकेले भटकने के बाद एक दिन अचानक इस लड़के ने लोहार यानी ब्लैकस्मिथ का काम सीखना शुरू कर दिया, ये कहकर कि उसे अपना पेट पालने के लिए कोई तो काम चाहिए। लेकिन उन नए गार्ड्स का मर्सनरी कैप्टन जांग पाएसान इस बात पर शक करता है। उसे लगता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का अकेला वारिस सिर्फ पेट पालने के लिए लोहार नहीं बनेगा, जरूर यहां कहीं ना कहीं कोई खुफिया मार्शल आर्ट्स स्क्रोल छिपी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उस गैंग का वाइस कैप्टन सियो मूसैंग शांति से सोचता है कि अगर सच में ऐसा कुछ होता तो पिछले 3 साल में यहां रुककर वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता, उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिल गया होता। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन मू वॉन को देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक थकावट और उदासी छाई हुई है। वो चलते हुए दूर से नए गार्ड्स को आते देखकर खुद से कहता है, लगता है अब वापस से चीजें परेशान करने वाली बन जाएंगी। वो चलता हुआ होम ऑफ 10,000 स्पिरिट्स नाम की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाता है, जो अब पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। कभी इस जगह पर हजारों मार्शल आर्ट स्क्रोल्स हुआ करते थे, पर सब कुछ लूट लिया गया। पुराने वफादार होने का दावा करने वाले ग्रेट फोर ने यहाँ का सब कुछ आपस में बांट लिया था। किसी ने तलवारबाजी की टेक्निक ली, किसी ने मुक्केबाजी की, तो किसी ने आमने सामने की लड़ाई और की कल्टीवेशन का राज छीन लिया। मूव ऑन उस खाली और अंधेरे कमरे की चौखट पर बैठ जाता है और बहुत ही अकेलापन महसूस करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। तभी हम एक पुरानी डार्क फ्लैशबैक देखते हैं। मूव ऑन के पिता बुरी तरह जख्मी हैं और उनकी आंखों से खून निकल रहा है। वो दर्द में अपने बेटे से कहते हैं, मूव ऑन, मेरे बेटे, आज से तुम ही नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर हो। अगले ही पल एक डरावना सीन आता है, जहां उसके पिता पर चारों तरफ से हमला होता है और मूव ऑन इस डरावने सपने से हाँफते हुए अपने छोटे से बिस्तर पर जाग जाता है। वो बाहर आता है, अकेले चावल का एक सूखा गोला खाता है और बाहर का नज़ारा देखता है। इस टूटे फूटे खंडर बन चुके सेक्ट के 20 ली यानी काफी दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये टूटा फूटा खंडर बन चुका सेक्ट बिल्कुल मूव ऑन के अंदर की मानसिक हालत जैसा था। वो अपने लोहार के काम पर जाता है, आग जलाता है और हथौड़ा चलाने लगता है। शाम के वक्त सूरज ढलते हुए वो एक ऊंची जगह बैठकर पूरे सेक्ट को निहार रहा होता है और खुद से कहता है, यही मेरी असली हालत है। तुम्हारी क्या बुरी हालत हो गई है जिन मूव ऑन, पर मैंने अपनी कमजोरी को कम करने के लिए ये रास्ता नहीं चुना। मैं तो अपनी विल पावर का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए इस दर्द से गुजर रहा हूं। अगर मैं अब फॉल्टर कर गया यानी हार मान गया, तो मेरे पिता ने जो कुछ भी किया और जो बलिदान उन्होंने दिया, वो सब बेकार हो जाएगा। तभी स्टोरी में एक बहुत बड़ा एक्शन और टेंशन का सीन आता है। अचानक अंधेरे में कुछ सैनिक उस पर हमला कर देते हैं, उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं। ये वही नए मर्सिनरीज थे। कैप्टन जैंग उस पे फिजिकल टॉर्चर करता है और मूव ऑन चिल्लाते हुए पूछता है, क्या तुम लोग वो वादा भूल गए जो मेरे पिता और सेंट्रल अलायंस के बीच हुआ था? पर कैप्टन उस पर हंसने लगता है और कहता है कि वो सब जानते हैं कि उन्हें ऐसे ट्रीट करने की इजाजत नहीं है, पर फिर भी वो उस पर दबाव डालते हैं कि वो बची हुई खुफिया मार्शल स्क्रोल्स उनके हवाले कर दे। मूव ऑन गुस्से से भरा हुआ उन्हें ताना मारता है कि क्या तुम्हें लगता है ग्रेट फोर के वफादार चेले तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? कैप्टन जैंग जोर से हंसता है और उसे बताता है कि पिछले गार्ड्स ने भी यही सोचा था। अगर वो उसे मारकर इसका नाम आत्महत्या दे दे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसे ही कैप्टन गुस्से में उस पर एक और हमला करने वाला होता है, वाइस कैप्टन सीओ बीच में आकर अपने कैप्टन का हाथ रोक लेता है। सीओ बहुत शांति से कहता है, कैप्टन, बेहतर होगा कि हम इस बच्चे को छोड़ दें। ये जो कह रहा है उसमें सच्चाई है और हमने वैसे भी यहाँ सब कुछ छान लिया है और हमें कोई मार्शल स्क्रोल नहीं मिली। अपने आदमी की बात सुनकर कैप्टन गुस्से में रुक जाता है और उसे खोल देता है, पर जैसे ही मूव ऑन की रस्सी खुलती है, वो एकदम डेंजरस और शार्प लुक के साथ उन्हें घूरता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जगह मेरा घर है और तुम लोग यहाँ बिना बुलाए मेहमान यानी इंट्रूडर्स हो, तो आगे से मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग कम से कम मेहमानों जैसा बर्ताव करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो आज तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं उसे भूल जाऊंगा। ये सुनकर कैप्टन गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि वो जल्द ही सेंट्रल अलायंस से उसे जान से मारने की इजाजत मांगेगा। उनके वहां से जाते वक्त वाइस कैप्टन सीओ मूसैंग थोड़ा रुककर अपनी जेब से एक सफेद कपड़ा निकालकर मूव ऑन की तरफ फेंकता है और धीमी आवाज में कहता है, हमें माफ कर दो, तुम इस कपड़े से अपना खून रोक सकते हो। उन सब के जाने के बाद सीन एकदम शांत हो जाता है और हम मूव ऑन को अकेले जमीन पर झुके हुए रोते और खुद को कोसते हुए देखते हैं। उसके हाथों से खून बह रहा है और वो आंसू बहाते हुए कहता है, वफादार चेले, बकवास, अगर वो सच में वफादार होते तो मुझे इस नरक से कब का बचा चुके होते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस बर्बाद सेक्ट की किसी को फिक्र है? अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को परवाह नहीं। मुझे यकीन है सब बस मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे डीप और सैड सीन के बाद स्टोरी एक बहुत ही शानदार मोड़ लेती है। में मूव ऑन अकेले चलते हुए इस खाली सेक्ट की सबसे ऊंची इमारत, एक विशाल पैगोडा की तरफ जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ बिल्कुल आखिरी छत पर किनारे जाकर खड़ा हो जाता है, जहां से पूरा का पूरा नॉर्डर्न हेवनली सेक्ट दिखाई पड़ता है। ठंडी हवा चल रही होती है और वो एक आत्मविश्वास भरी आवाज में कहता है, ये सच है कि नॉर्डर्न हेवनली सेक्ट से सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन इस सेक्ट की धड़कन, इसका दिल अभी भी जिंदा है। इस सेक्ट का सबसे बड़ा राज, एक ऐसा राज जिसके बारे में ग्रेट पिलर्स ऑफ नॉर्डर्न हेवंस को भी कुछ नहीं पता। अचानक से हम देखते हैं कि नीचे जहां सिर्फ अंधेरा और खंडर थे, वहां जमीन पर और इमारतों के लेआउट पर चमकने वाले सुनहरे रंग के जादुई जैसे शब्द आसमान की तरफ उभरने लगते हैं। वो पूरा सेक्ट एक जिंदा मार्शल आर्ट्स किताब की तरह चमक उठता है। मूव ऑन वहां ऊपर से इस रहस्यमयी चमक को देखते हुए पीछे से देखता है और आखिरी शब्द कहता है, नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की सबसे आखिरी और महान मार्शल आर्ट स्क्रोल खुद ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की इमारतें और जमीन ही है।